Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th geography lesson 3rd. Name of the lesson is water resources and it's a part 2nd of this lesson. Student, part 2nd start from here. Post independent India witnessed intensive industrialization and urbanization, creating vast opportunities for us. और स्टूडेंट पोस्ट इंडिपेंडेंट जब भारत हमारा आज़ाद हुआ उसके बाद क्या हुआ, हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन में जो है बहुत प्रोग्रेस हुआ, क्रिएटिंग वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अस, और हमारे लिए बहुत ही मौके लेके आया. टुडे लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज आर एज कॉमन प्लेस एज अ इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑफ मैनी एमएनसी मीन्स मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन. टुडे लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज आर एज कॉमन प्लेस, और आज जो है बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो हैं बहुत एक कॉमन प्लेस हैं, और बहुत सारी जो है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं. द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्री हैज़ मेड मैटर वर्स बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज. और स्टूडेंट द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, आपको पता है कि ठीक है हमें जो है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन बहुत इंक्रीज़ हो चुका है और हमारे लिए बहुत मौके लेके आया है, लेकिन ये इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्री हैज़ मेड मैटर वर्स. कहते इससे जो है नुकसान भी है. जो हमारी इंडस्ट्रीज इंक्रीज़ हुई हैं इसने जो है वर्स भी किया है हालात को, बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज. कहते इंडस्ट्रीज़ की वजह से क्या हुआ, हमारे जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ है और हमारे पास जो है पानी की कमी आई है. इंडस्ट्रीज अपार्ट फ्रॉम बीइंग हेवी यूजर्स ऑफ वाटर, और कहते हैं इंडस्ट्रीज़ हैं लेकिन उसमें क्या है बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होता है. आल्सो रिक्वायर पावर टू रन देम, और उसके लिए जो है पावर भी चाहिए इंडस्ट्री चलाने के लिए. मच ऑफ दीज एनर्जी कम फ्रॉम द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, और कहते हैं जो इंडस्ट्रीज़ में पावर आती है, जो बिजली आती है वो पानी से बनती है, और पानी जो ये जो है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जो है से जो है इंडस्ट्रीज़ को एनर्जी मिलती है तब चलती हैं. Today in India, hydroelectric power contributes approximately 22% of the total electricity produced. और आज भारत में जो है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर से जो है हमें 22% जो है टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस होती है हमारे भारत के लिए. मोर ओवर मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर विद लार्ज एंड dense population and urban lifestyle have not only added to water and energy requirement but have further aggravated problems. तो स्टूडेंट ज़्यादा क्या हुआ, मोर ओवर मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स. कहते हैं अर्बन सेंटर तो मल्टीप्लाई हो गए, अर्बन सेंटर बहुत बन चुके हैं, और क्या हुआ अर्बन सेंटर विद लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन. अर्बन सेंटर्स हैं तो इसमें क्या है अर्बन एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. एंड अर्बन लाइफस्टाइल हैव नॉट ओनली एडेड टू द वाटर एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट. कहते हैं इससे अर्बन सेंटर में जो है इसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो इससे क्या पानी की ज़रूरत है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो इससे क्या हुआ फर्दर एग्रेवेटिव प्रॉब्लम, इससे जो है प्रॉब्लम खड़ी हो गई. इफ़ यू लुक इनटू द हाउसिंग सोसाइटी और कॉलोनीज इन द सिटी यू वुड फाइंड द मोस्ट ऑफ दीज हैव देयर ओन ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस टू मीट देयर वाटर नीड्स. कहते हैं स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं, कॉलोनीज़ हैं हमारे शहरों में, तो आप देखेंगे वहाँ क्या है स्टूडेंट ग्राउंड वाटर जो है पंपिंग डिवाइसेस हैं, हैंड पंप लोगों ने लगवाए हुए हैं अपने घरों में पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए. Not surprisingly, we find that fragile water resources are being exploited and have caused their depletion in several of these cities. Not surprisingly, स्टूडेंट तो ये हैरानी की बात नहीं है कि हमारे पास फ्रेगिल वाटर रिसोर्सेज हैं, बहुत कम है पानी के रिसोर्सेज, आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड, और उनको भी एक्सप्लॉइट किया जाता है. एंड हैव कॉज देयर डिप्लीशन इन सेवरल ऑफ दिस सिटीज़, और पानी को शहरों में जो एक्सप्लॉइट किया जाता है इसकी वजह से पानी डिप्लीट हो रहा है, पानी की कमी आ रही है. सो फार वी हैव फोकस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ एस्पेक्ट ऑफ वाटर स्कैर्सिटी. तो हमने ये देखा कि वाटर स्कैर्सिटी है, पानी की कमी है, इसलिए फोकस किया कि पानी ज़्यादा होना चाहिए, पानी की क्वांटिटी होनी चाहिए. नाउ लेट अस कंसीडर अनदर सिचुएशन. चलिए अब हम दूसरी सिचुएशन देखते हैं वेयर वाटर इज़ सफिशिएंटली अवेलेबल टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल. जहाँ पानी जो है बहुत सफिशिएंट मात्रा में है और लोगों की ज़रूरतों को भी पूरा करता है, बट द एरिया स्टिल सफ़र्स फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी. पानी ज़्यादा है फिर भी वहाँ पे जो है पानी की कमी है. दिस स्कैर्सिटी मे बी ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ वाटर, और यहाँ पानी की कमी किस वजह से है, इसलिए है क्योंकि पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है. लेटली देयर हैज़ बीन ए ग्रोइंग कंसर्न दैट इवन इफ देयर इज़ ए एम्पल वाटर टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल, और उसके बाद जो है हमें जो है देयर हैज़ बीन ग्रोइंग कंसर्न. अब हमारा ये कंसर्न है कि क्या लोगों के पास जो है पानी की जिनकी लोगों की जो ज़रूरत है उतना पानी जो है लोगों को मिलता है या नहीं मिलता है.
मच ऑफ इट मे बी पॉल्यूटेड बाय डोमेस्टिक, और कहते हैं बहुत सारा पानी तो जो है यूज़ होता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, दूषित हो जाता है ये डोमेस्टिक यूज़ में, और इंडस्ट्रियल वेस्ट से, केमिकल से, पेस्टिसाइड से, फर्टिलाइज़र से जो एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाते हैं, इससे पानी जो है पॉल्यूटेड हो जाता है, दस मेकिंग इट hazardous फॉर ह्यूमन यूज़, और ह्यूमन यूज़ के लिए जो है, इंसान के लिए जो ये नुकसान देता है। इंडियाज़ रिवर स्पेशली द स्मॉलर वंस हैव ऑल टर्न्ड इनटू टॉक्सिक स्ट्रीम, और कहते हैं जो भारत की नदियाँ हैं वो तो स्पेशली जो छोटी नदी हैं वो तो क्या हो गया, टॉक्सिक स्ट्रीम्स हो गई हैं, गंदी हो चुकी हैं, दूषित हो चुकी हैं। एंड इवन द बिग वंस लाइक द गंगा एंड द यमुना आर फार फ्रॉम बीइंग प्योर, और आज जो है गंगा और यमुना है उसमें भी शुद्धता नहीं है पानी में। द असॉल्ट ऑन इंडियाज़ रिवर फ्रॉम पॉपुलेशन ग्रोथ, द असॉल्ट ऑन इंडियाज़ रिवर, कहते हैं असॉल्ट ऑन इंडियाज़ रिवर, भारत के जो नदियाँ हैं उनके ऊपर ये असॉल्ट क्यों है, ये अत्याचार किस वजह से हुए? एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ है, एग्रीकल्चर है, मॉडर्नाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इज एनर्मस ग्रोइंग बाय द डे, दिस एंटायर लाइफ स्टैंड थ्रेटेंडेड, और इसकी वजह से सारी जो ज़िंदगी है लोगों की जो है खतरे में आई हुई है। कहते पानी दूषित क्यों है? क्योंकि जो है पॉपुलेशन है, एग्रीकल्चर की वजह से, मॉडर्नाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसकी वजह से जो एंटायर लाइफ है वो जो है थ्रेटेंडेड है, वो जो है खतरे में है। यू मे हैव ऑलरेडी रियलाइज दैट द नीड ऑफ द आवर इज़ टू कंजर्व एंड मैनेज द वाटर रिसोर्सेज, आपने पहले ही सुना है स्टूडेंट कि हमें जो है पानी को कंजर्व करना है, सुरक्षित करना है, हमें अपने वाटर रिसोर्सेज को जो है मैनेज करना है, टू सेफ गार्ड आवर सेल्फ फ्रॉम हेल्थ हज़ार्ड्स, और हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है कि हमारी हेल्थ को नुकसान नहीं हो, और हमारी जो टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, और इसलिए भी हमें पानी की ज़रूरत है, हमें पानी को कंजर्व करना है, मैनेज करना है, ताकि हम अपना फूड सिक्योर कर सकें, कंटिन्यूशन ऑफ आवर लिवलीहुड, और हम अपनी ज़िंदगी को जो है अच्छे से जो है जी सकें, एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ एंड आल्सो टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, और हमें जो है अपने जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं, आल्सो प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, और हमें जो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम है उससे जो है हमें उसको प्रिजर्व करना है, डिग्रेडेशन से बचाना है कि इसको नुकसान ना हो हमारे नेचुरल इकोसिस्टम को। ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज विल इम्पॉवरिश दिस रिसोर्सेज, कहते हैं अगर हम ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे वाटर को, मिसमैनेज करेंगे, ढंग से पानी को यूज़ नहीं करेंगे, तो हमारे रिसोर्स जो है इम्पॉवरिश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, एंड कॉज इकोलॉजिकल क्राइसिस दैट मे हैव प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ्स, और कहते हैं अगर हम अपने रिसोर्स को मैनेज नहीं करेंगे, इनको जो है कंजर्व नहीं करेंगे, तो क्या होगा, इकोलॉजिकल क्राइसिस हो जाएंगे। जब ये रिसोर्सेज नहीं होंगे तो नेचुरली है अकाल पड़ेगा, और इसका जो है हमारी ज़िंदगी के ऊपर जो है बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, और हम लोगों को जो है हम लोगों का जीना संभव नहीं हो पाएगा। स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट हेडिंग इज़ मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। तो मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट, हमारे जो रिवर प्रोजेक्ट्स हैं उसके मल्टीपर्पज़ हैं, बहुत सारे उसके उद्देश्य हैं जिस वजह से जो है हमें रिवर प्रोजेक्ट बनते हैं। एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, और इससे क्या होता है, वाटर रिसोर्स को जो हम पानी को जो है मैनेज करते हैं। बट हाउ डू वी कंजर्व एंड मैनेज वाटर, परंतु हम पानी को किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। Archaeological and historical record shows that from ancient time we have been constructed sophisticated hydraulic structure like dams, built of stone rubbles, reservoirs or lakes, embankment and canal for irrigation. तो स्टूडेंट, आर्कोलॉजी एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, अगर हम अपना जो पहले का इतिहास देखते हैं, हम रिकॉर्ड्स देखते हैं प्राचीन टाइम के, तो हमें क्या मिलता है कि पहले जो है कंस्ट्रक्ट किए जाते थे, जैसे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो है पानी को कंजर्व करने के लिए जो है हमें डैम बनाए जाते थे स्टोन रबल्स के, रिजर्वायर्स बनाई जाती थी पानी को सुरक्षित रखने के लिए, नदियाँ बनाई जाती थी, एम्बैंकमेंट बनाए जाते थे, कैनाल्स बनाए जाते थे, नदियाँ बनाई जाती थी इरीगेशन के लिए। नॉट सरप्राइजिंगली, और कहते ये हैरानी वाली बात नहीं है, वी हैव कंटिन्यूड दिस ट्रेडिशन इन मॉडर्न इंडिया, हमने आज भी इस परंपरा को जो है मॉडर्न इंडिया में भी इसको कंटिन्यू रखा हुआ है बाय बिल्डिंग डैम्स इन मोस्ट ऑफ आवर रिवर बेसिन, और जहाँ हमारी नदियाँ हैं वहाँ पे हम लोगों ने क्या डैम भी बनाए हैं ताकि हम पानी को जो है कंजर्व कर सकें, सुरक्षित कर सकें और उसको मैनेज कर सकें। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया, स्टूडेंट हम पढ़ेंगे कि हमारे प्राचीन भारत में जो है हमारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर क्या थे।
हमारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर क्या थे, हम पानी को किस तरह से जो है कंजर्व करते थे। इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी Sringavaramapura near Allahabad had sophisticated water harvesting system channeling the flood water of the river Ganga। और कहते हैं फर्स्ट सेंचुरी बीसी में क्या था स्टूडेंट, श्रृंगावेरापुरा। ये श्रृंगावेरापुरा कहाँ पे है, इलाहाबाद के पास में है। और यहाँ पे कहता है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना हुआ है और इससे क्या है, चैनलिंग द फ्लड वाटर, और जो पानी आता है, जो बाढ़ से पानी आता है, फ्लड आ जाते हैं ऑफ द रिवर गंगा। जब रिवर गंगा में जो है बाढ़ आ जाती है तो पानी जो है यहाँ पे सुरक्षित रखा जाता है। कहाँ पे, फर्स्ट सेंचुरी बीसी में श्रृंगावेरापुरम, ये इलाहाबाद के पास है। और ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, पानी को बचाया जाता है और पानी को तब इसमें सुरक्षित रखा जाता है जब बाढ़ आ जाती है रिवर गंगा में। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य, और जब चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम था तो तब क्या था, डैम्स, लेक्स, इरिगेशन सिस्टम्स और एक्सटेंसिवली बिल्ट, और उस समय जो है डैम, लेक जो है और इरिगेशन सिस्टम बनाए जाते थे ताकि पानी को कंजर्व और मैनेज किया जा सके। एविडेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क हैव आल्सो बीन फाउंड इन कलिंगा। कहते हैं हमने तो ये भी हमें प्रूफ मिले हैं स्टूडेंट, सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स हैव आल्सो बीन फाउंड। कलिंगागंज में भी हमने देखा है कि इरिगेशन वर्क है उड़ीसा में, और है नगर जनकाकोंडा आंध्र प्रदेश में। नगर जनकाकोंडा जो है ये आंध्र प्रदेश में है, और बेनूर जो है कर्नाटक में है, कोल्हापुर जो है महाराष्ट्र में है, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी इरिगेशन वर्क है और यहाँ पे जो है पानी को जो है सेव किया जाता है। इन द 11th सेंचुरी भोपाल लेक, 11वीं शताब्दी में हम देखते हैं भोपाल लेक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इट्स टाइम वाज बिल्ट। कहते हैं ये भोपाल लेक जो है आर्टिफिशियल लेक बनाई गई है पानी के लिए। इन द 14th सेंचुरी द टैंक इन हौज खास दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश फॉर सप्लाइंग वाटर टू श्रीफोर्ट एरिया। और कहते हैं 14th सेंचुरी में क्या हुआ, हौज खास में जो है एक टैंक बनाया गया हुआ दिल्ली में, और इसे जो है इल्तुतमिश ने बनाया था, और इसने जो है पानी सप्लाई के लिए, कि पानी सप्लाई जो श्रीफोर्ट एरिया में पानी सप्लाई हो, इसलिए जो उसने हौज खास में एक टैंक बनाया था। हियर यू कैन सी इमेज ऑफ हीराकुंड डैम, ये हीराकुंड डैम है। वाटर डैम्स एंड हाउ डू दे हेल्प अस इन कंजर्विंग एंड मैनेजिंग वाटर। डैम्स क्या होते हैं और ये हमारी किस तरह से हेल्प करते हैं कि हम पानी को कंजर्व करें, सुरक्षित करें, मैनेज करें उसको। डैम्स वर ट्रेडिशनली बिल्ट टू इम्पाउंड रिवर्स एंड रेन वाटर दैट कुड बी यूज लेटर टू एग्रीकल्चर फील्ड। और डैम्स इसलिए बनाए जाते हैं, ट्रेडिशनली बिल्ट टू इम्पाउंड रिवर्स, कि नदियों का में जो है पानी रख सकें और रेन वाटर का पानी रखा जा सके। कुड बी यूज लेटर, और उसको बाद में जो यूज़ कर लिया जाता था एग्रीकल्चर के लिए। टुडे डैम्स आर बिल्ट नॉट जस्ट फॉर इरिगेशन, और आज के टाइम में स्टूडेंट्स डैम्स जो बनाए जाते हैं ये नहीं कि सिर्फ इरिगेशन के लिए बनाए जाते हैं, बट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। डैम इसलिए भी बनाए जाते हैं क्योंकि इससे जो बिजली प्रोड्यूस की जाती है। वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस, और पानी इसलिए भी यूज़ किया जाता है डोमेस्टिक घर के लिए, इंडस्ट्री के लिए। फ्लड कंट्रोल के लिए डैम बनाए जाते हैं, रिक्रिएशन के लिए कि वहाँ पे लोग एंटरटेन करने आते हैं, देखने आते हैं, घूमने आते हैं डैम्स को। इनलैंड नेविगेशन के लिए होता है, देश की नेवी के लिए। फिश ब्रीडिंग के लिए भी डैम बनाए जाते हैं। हैंस डैम्स आर नाउ रेफर टू एज ए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। तो हम डैम्स का जो है यूज़ करते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। बहुत सारे हमारे पर्पज़ होते हैं जो हम डैम यूज़ करते हैं। वेयर द मेनी यूजेस ऑफ इम्पाउंडेड वाटर आर इंटेग्रेटेड विद वन अनदर। और कहते हैं जो पानी इकट्ठा किया हुआ होता है तो ये वेरियस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, मैनी यूजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन सतलुज ब्यास रिवर बेसिन द भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट वाटर इज बीइंग यूज्ड फॉर द हाइडल पावर प्रोडक्शन एंड इरिगेशन। और स्टूडेंट जो हम एग्जाम्पल के लिए दे सकते हैं, जो सतलुज ब्यास रिवर है वहाँ पे क्या है, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है, भाखड़ा नंगल डैम है वहाँ पे, और ये यूज़ किया जाता है बहुत हाइडल पावर प्रोडक्शन, बिजली भी इससे पैदा की जाती है, और इसका पानी जो है इरिगेशन के लिए भी यूज़ होता है। Similarly, the Hirakud project in Mahanadi Basin integrates conservation of water with flood control. आपने सिमिलरली आपने पहले देखी स्टूडेंट, हीराकुंड डैम की इमेज देखी थी अभी। सो सिमिलरली द हीराकुंड प्रोजेक्ट इन द महानदी बेसिन इंटेग्रेट, और हीराकुंड बेसिन भी जो है महानदी के उसमें बेसिन के ऊपर है, महानदी पे है, और ये इसलिए है कि पानी को कंजर्व किया जाए और पानी को जो है जब फ्लड आते हैं फ्लड को भी कंट्रोल किया जा सकता है, और जो फ्लड का पानी उसको भी सेव किया जा सकता है।
ए डैम इज़ ए बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट डायरेक्ट और रिटार्ड द फ्लो। और कहते हैं डैम क्या होता है स्टूडेंट, डैम जो है एक बैरियर है अक्रॉस द फ्लोइंग वाटर, जहाँ पानी तेज़ी से चलता है डैम उसके लिए बैरियर होता है, पानी को रोकता है। दैट ऑब्स्ट्रक्ट डायरेक्ट और रिटार्ड द फ्लो, और जो डैम जो है पानी को रोकता भी है, डायरेक्शन भी देता है, और रिटार्ड द फ्लो, और जो पानी चल रहा होता है उसको रिटार्ड करता है, उसकी गति को जो है धीमा भी करता है। ऑफन क्रिएटिंग है, और जब पानी को रोका जाता है, पानी को इकट्ठा किया जाता है, तो वो क्या क्रिएट करते हैं, ये रिजर्वर, लेक और इम्पाउंडमेंट भी होता है जहाँ पे पानी जमा होता है। डैम रेफर्स टू द रिजर्वर रादर देन द स्ट्रक्चर, और डैम को हम रेफर करते हैं कि ये रिजर्वर है इसके बजाय कि हम इसको स्ट्रक्चर बोलें। मोस्ट डैम्स हैव ए सेक्शन कॉल्ड स्पिलवे, और बहुत सारे डैम्स हैं जिनको स्पिलवे भी बोला जाता है, वियर भी बोला जाता है। ओवर विच और थ्रो इट इज़ इंटेंडेड दैट वाटर विल फ्लो आइदर इंटरमिटेंटली और कंटिन्यूसली। और कहते हैं बहुत सारे डैम के, मोस्ट डैम्स हैं उनके सेक्शन होते हैं जिनको स्पिलवे और वियर बोला जाता है। तो इससे क्या होता है, पानी या तो रुक रुक के चलता है या लगातार चलता है। डैम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, और डैम्स को क्लासीफाई भी किया है स्ट्रक्चर के हिसाब से, पर्पज़ के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड द मटेरियल यूज्ड। और कहते हैं इससे भी क्लासीफाई किया जाता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है और मटेरियल कौन सा यूज़ किया है। डैम्स आर क्लासीफाइड एज द टिम्बर डैम्स, एम्बैंकमेंट डैम्स और मैसनरी डैम विद सेवरल सब टाइप्स। और डैम्स को जो है क्लासीफाई किया गया है टिम्बर डैम से, एम्बैंकमेंट डैम से, मैसनरी डैम्स विद सेवरल, कई तरह के डैम होते हैं, क्लासीफाई किए जाते हैं। According to the head, dams can be categorized as large dams and major dams, or alternative as low dams, medium height dams and high dam। और according to the height के हिसाब से डैम्स को जो है कैटेगराइज किया गया है, और इसको बोलते हैं लार्ज डैम बोलते हैं या मेजर डैम, लार्ज डैम बोलते हैं एंड मेजर डैम्स बोलते हैं, और अल्टरनेटिव या हम इसको लो डैम भी बोलते हैं। लार्ज डैम बोलते हैं, मेजर डैम बोलते हैं, या मेजर डैम नहीं बोलते तो उसको लो डैम भी बोल देते हैं। मीडियम हाई डैम भी बोलते हैं और हाई डैम्स भी बोला जाता है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस विद देयर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच वर थॉट ऑफ एज द व्हीकल दैट वुड लीड द नेशन टू द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ओवरकमिंग द हैंडीकैप ऑफ इट्स कॉलोनियल पास्ट। और स्टूडेंट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब आज़ाद हुआ भारत तो उसके बाद जो है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्च किए गए, और ये सोच के कि देयर वर थॉट एज अ व्हीकल कि अगर ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है हम डैम से जो है यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे देश में जो है विकास होगा, नेशन टू डेवलपमेंट होगी, प्रोग्रेस होगी। और हम क्या करेंगे, जो हमारा जो है जब हमारे कॉलोनियल पास था, जब अंग्रेज़ लोग थे, तो जो उस समय का जो हैंडीकैप था, जो उस समय की कमियाँ थी, उस पर हम जो है ओवरकम कर लेंगे, काबू पा लेंगे। तो डैम का मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है लॉन्च भारत के आज़ाद होने के बाद इसलिए किया गया ताकि नेशन डेवलप हो सके, नेशन को प्रोग्रेस हो सके, और जो हमारी जो कमियां हैं उस पे जो है हम काबू पा सकें। जवाहरलाल नेहरू प्राउडली प्रोक्लेम्ड दैट डैम एज द टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया। और जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला कि डैम जो हैं ये तो भारत के लिए एक मंदिर है। द रीज़न बीइंग दैट इट वुड इंटीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। कहते कारण क्या था, जवाहरलाल नेहरू ने डैम के बारे में जो ये बोला कि टेम्पल जो डैम है ये तो मॉडर्न इंडिया की टेम्पल्स है, ऐसा क्यों बोला, इट वुड इंटीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि इससे जो है एग्रीकल्चर डेवलप होगा और विलेज की इकोनॉमी बढ़ेगी विद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी एंड ग्रोथ ऑफ द अर्बन इकोनॉमी, और जो शहरों की इकोनॉमी है अर्बन इकोनॉमी बढ़ेगी, और जो है रूरल इकोनॉमी बढ़ेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा और देश में जो है विकास होगा। इसीलिए जो है जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला कि डैम्स जो हैं वो मॉडर्न इंडिया के लिए टेम्पल्स हैं। In recent year, multi-purpose projects and large dams have come under a great scrutiny and opposition for a variety of reasons। और कहते हैं आज के टाइम में क्या है स्टूडेंट, जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के लिए डैम बनाए जा रहे हैं वो क्या अंडर ग्रेट स्क्रूटनी, उनका जो बहुत प्रशिक्षण हो रहा है, उनको जो चेकिंग की जा रही है और उसके अगेंस्ट है। ऑपोजिशन है फॉर वैरायटी ऑफ रीजन, बहुत सारे कारण हैं कि उसके अगेंस्ट है। रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स अफेक्ट द नेचुरल फ्लो कॉजिंग पुअर सेडिमेंट फ्लो। और कहते हैं जो डैम का नदियों का पानी जो है डैम में जाता है, रेगुलेट किया जाता है, तो उससे क्या होता है पुअर सेडिमेंट फ्लो है, उसकी जो मिट्टी है उसका जो फ्लो बहुत कम है, एंड एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वोयर, और जो रिजर्वोयर है उसके बॉटम में जो है उसका सेडिमेंट ज़्यादा है। और इससे रिजल्ट इन द रोकियर स्ट्रीम बेड्स
एंड पुअर हैबिटेट्स फॉर द रिवर एक्वाटिक लाइफ। और इससे रिजल्ट क्या होता है, क्योंकि ये जो रोकियर स्ट्रीम बेड्स हैं कि पानी के अंदर, रिवराइन के अंदर ही जो है वहाँ पे सेडिमेंट है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो है फॉर द रिवर्स एक्वाटिक लाइफ, उनके लिए जो मुश्किल है, जो लोग नदियों के किनारे पे रहते हैं उनको जो है एक्वेटिक लाइफ पे वो डिपेंड करते हैं, तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। डैम्स आल्सो फ्रेगमेंट रिवर्स। और डैम्स की वजह से क्या होता है कि नदियाँ जो फ्रेगमेंट हो जाती हैं, नदियों के टुकड़े बन जाते हैं, क्योंकि नदियों का पानी जो है उसमें डैम में चला जाता है, तो वो फ्रेगमेंट करती हैं रिवर्स को, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर एक्वेटिक फौना टू माइग्रेट। और इससे क्या होता है, जब नदियों के बीच में जो है डैम बना दिया जाता है, तो जो एक्वेटिक फौना है, जो पानी के जीव जंतु हैं, उनको माइग्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डैम जो है उनके लिए रुकावट बनता है। नदियों के बीच में डैम बन जाता है और डैम के जो नदियों के जो है वो फ्रेगमेंट हो जाते हैं, फिर टुकड़े हो जाते हैं, और उसकी जो एक्वेटिक लाइफ है, जो फौना की, जो पानी के जीव जंतु हैं, उनको माइग्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डैम उनके लिए रुकावट बनता है, स्पेशली फॉर स्पनिंग। और इसके लिए कि जो स्पेनिंग, जो वो अंडे देते हैं, बच्चे देते हैं अपने मछलियों को, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। द रिजर्वोयर्स दैट आर क्रिएटेड ऑन द फ्लड प्लेन्स आल्सो सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन। और कहते हैं रिजर्वोयर्स दैट आर क्रिएटेड ऑन द फ्लड प्लेन्स, कहते हैं वो जो रिजर्वोयर जो हैं पानी सुरक्षित करने के लिए जो है बनाए जाते हैं कि फ्लड प्लेन में जो है पानी आएगा तो वो उसमें रिजर्वोयर में सेव कर लेंगे। ये भी आल्सो सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन, और भी ये जो है वेजिटेशन के लिए रखा जाता है। एंड सॉइल लीडिंग टू डीकम्पोजिशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और काफ़ी टाइम तक क्या होता है, जो वहाँ की मिट्टी है वो डीकम्पोज हो जाती है, वहाँ जो है वो मिट्टी जो है गंदी हो जाती है, सड़ जाती है, ख़राब हो जाती है काफ़ी टाइम के बाद में। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट एंड लार्ज डैम्स हैव आल्सो बीन द कॉज ऑफ मैनी न्यू एनवायरमेंटल मूवमेंट लाइक द नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड तहरी डैम आंदोलन। कहते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट और लार्ज डैम की वजह से क्या कारण बने हैं स्टूडेंट, बहुत सारे नए नए जो आंदोलन शुरू हो गए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की वजह से, जो हैं, जो हमें ज़्यादा डैम बनने शुरू हुए हैं, उससे जो है बहुत सारे आंदोलन भी लोगों ने शुरू कर दिए, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड तिहरी डैम आंदोलन। रेसिस्टेंस टू दीज प्रोजेक्ट हैज़ प्राइमरली बीन ड्यू टू द लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। और इनकी वजह से क्या हुआ, ये जो डैम बने हैं इसकी वजह से स्टूडेंट क्या हुआ कि बहुत सारे लार्ज स्केल पे जो लोग हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़, जो लोकल लोग हैं ना, वो वहाँ के रहने वाले, वो वहाँ से चले जाते हैं। जब डैम बन जाते हैं तो फिर वो उस पानी को यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डैम तो गवर्नमेंट में के अंडर में आ जाता है, लेकिन लोकल कम्युनिटीज़ जो है उसको यूज़ नहीं कर पाती हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस चले हो जाते हैं, उनका जो अपनी जगह बदल लेते हैं। लोकल पीपल ऑफन हैड टू गिव अप देयर लैंड। और जो वहाँ के लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनको अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ती हैं। लिवलीहुड एंड देयर मीगर एक्सेस एंड कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज फॉर ग्रेटर गुड ऑफ द नेशन। और कहते हैं जो लोकल लोग हैं उन्हें ज़मीन छोड़नी पड़ती हैं, उनकी जो लिवलीहुड है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, और देयर मीगर एक्सेस, और उनको जो है कम पहुंच मिलती है, उनको जो सब चीज़ें जो है अच्छी मात्रा में नहीं मिल सकती है। कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज, क्यों नहीं मिल पाती है उनको, उनका लिवलीहुड पे इफ़ेक्ट पड़ता है और ज़मीन छोड़नी पड़ती है। उनके पास जो मीगर एक्सेस हैं, उनको पानी नहीं मिल पाता, और भी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, अपना जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज फॉर द गुड ऑफ द नेशन, क्योंकि रिसोर्सेज के ऊपर जो है कंट्रोल हो जाता है नेशन की भलाई के लिए, लेकिन जो लोकल लोग हैं उनकी ज़िंदगी सफ़र करती है। सो इफ़ द लोकल पीपल आर नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम सच प्रोजेक्ट देन हु इज़ बेनिफिटेड। कहते डैम तो बना दिए, और डैम के लिए अगर जो लोकल लोग हैं उन्हें ही फ़ायदा नहीं हो रहा, तो किसको फ़ायदा दे रहे हैं डैम बना के? शायद लैंड ओनर्स को, जो ज़मीन को मालिक हैं, उनको फ़ायदा मिल रहा है डैम्स का। लार्ज फार्मर, जो बड़े बड़े किसान हैं, उनको फ़ायदा मिल रहा है। जो इंडस्ट्रीज हैं, जिनकी फैक्ट्री हैं, कंपनी हैं, फ्यू अर्बन सेंटर या बड़े जो है अर्बन सेंटर हैं, उनको फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन जो लोकल लोग हैं उनकी तो ज़िंदगी जो है ख़राब हो जाती है, उनकी लिवलीहुड पे इफेक्ट पड़ता है, उनको ज़मीन छोड़नी पड़ती है, घर से बेघर हो जाते हैं वो लोग। लेकिन कुछ दूसरे लोग जो हैं, जो लैंड ओनर है, लार्ज फार्मर, इंडस्ट्रियल है, फ्यू अर्बन सेंटर है। टेक द केस ऑफ द लैंडलेस इन ए विलेज। कहते हैं स्टूडेंट आप केस दे सकते हैं, वो गांव में देखो, उस जगह पे देखो जहाँ पे जिसके पास ज़मीन नहीं है। डज ही रियली गेन फ्रॉम सच ए प्रोजेक्ट? क्या उसको ऐसे प्रोजेक्ट से फ़ायदा होगा? अगर कोई डैम बना हुआ है तो क्या ऐसे इंसान को फ़ायदा होगा जिसके पास ज़मीन ही नहीं है?
Student, I have taught you part second of this lesson. I think you might have understood. Rest of the thing I shall tell you in the next education video. And student, you tell it to other students so that they can also understand this lesson. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.